आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना इस समय अलग अलग जो इंडिजिनस मिशन है उनको एग्जामिन कर रही है और देख रही है कि क्या ये उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं या नहीं। हमने मल्टीपल टाइम्स आपसे ये कहा है कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास ये पोटेंशियल है कि वो बेसिकली अपनी जो कैपेबिलिटी है उसका उपयोग भारतीय सेना के लिए कर सकती है, और इसका प्रमाण हमें हाल ही में देखने को मिला। इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको अब हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर वो जीएसआर डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के इंस्पेक्शन के दौरान वहां पर गए थे, जहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल शिरीष बबन देव, जो कि फाउंडर हैं जीएसआर डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, उनसे कुछ मुलाकात करी है। और इस मुलाकात के दौरान वो कंपनी के एक फ्लैगशिप LRP-2GM यानी कि लॉन्ग रेंज पावर्ड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जो है उसका इंस्पेक्शन करते नजर आए हैं। बेसिकली ये कंपनी की एक लाइट वेट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, जिसे स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन की पूर्ति के लिए। और जो इमेज कैप्चर हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि दोनों ऑफिसर उस मिसाइल को लेकर बातचीत करते नजर आए हैं। यहाँ पर मिसाइल आपको एक स्लीक ग्रे पेंटेड कलर में देखने को मिल रही है फैसिलिटी में, और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक वरदान ही है जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से दिखाया गया है। अब अगर हम जीएसआर डायनेमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो कंपनी की ये जो मिसाइल है ये एक 400 किलोग्राम की ग्राउंड या शिप लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जो कि एक टर्बो जेट इंजन से पावर्ड है, और ये बेसिकली लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में मदद कर सकती है। इस मिसाइल को लेकर ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसकी लेंथ 4.5 मीटर की है और इसका जो विंग स्पैन है ये तकरीबन 2.2 मीटर का है। वहीं इसका जो ऑल ऑफ वेट है वो तकरीबन 360 से लेकर 390 किलोग्राम के बीच में है। वहीं अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 10 किलोमीटर की है। इसका जो इंड्योरेंस टाइम है ये 45 मिनट से भी ज्यादा का है, और इसका जो प्रपल्शन है वो एक 1500 न्यूटन के टर्बोजेट इंजन से आता है। हाल ही में हम सबने बांग्लादेश के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर डिस्कस किया था, और हमने आपसे कहा था कि बांग्लादेश इस समय अपने पुराने मिक्स से काफी परेशान है और वो अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के प्रयास पे है, और वो मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। एक समय इनको लेकर ये कहा गया था कि ये बेसिकली जो राफेल फाइटर्स है इनके तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाद में ऊल फजूल बयानों के बाद बांग्लादेश ने स्पष्ट इंडिकेशन दे दिए है कि यूरोफाइटर टाइफून इनके रडार में सबसे टॉप पर है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश को लेकर के या बांग्लादेशी वायुसेना को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल बांग्लादेश के पास इस समय तकरीबन 8 MiG-29 फाइटर जेट है, और रिपोर्ट की बात माने तो बांग्लादेश के ये जो 8 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनमें जो इंजन यूज किए जाते हैं तकरीबन इनके पास 20 MiG-29 के इंजन है, और इनमें से सिर्फ जो 6 इंजन ही है वही फ्लाइट वर्दी हैं। बाकी टेक्निकल इश्यूज और दूसरे प्रॉब्लम्स के चलते काफी ज्यादा इस समय परेशान है। और इसका सीधा मतलब ये है कि इस समय बांग्लादेश के सिर्फ 3 MiG-29 ही ऑपरेशन के लिए अवेलेबल हैं। बांग्लादेश ने तकरीबन 3 साल इस पे गुजार दिए हैं कि जो नॉन फंक्शनल MiG-29 इंजन है इन्हें किसी तरीके से रिपेयर कर लिया जाए, लेकिन अभी इनका जो पूरा का पूरा एफर्ट था ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पूरी तरीके से हैम्पर्ड हुआ है, और इस चीज से ये बाहर नहीं आ पाए हैं। बांग्लादेश को तकरीबन 8 इंजन चाहिए ताकि वो अपने 16 इंजन चाहिए ताकि वो अपने 8 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर सके, लेकिन दूर दूर तक अभी इनकी ये समस्याएं खत्म होती नजर नहीं आ रही है। शायद यही कारण है कि बांग्लादेश इस समय जल्दी से जल्दी अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो नए फाइटर्स हैं उनके तरफ जाना चाहता है, और निसंदेह बांग्लादेश की ये स्थिति काफी बद से बदतर हो सकती है अगर जल्दी से जल्दी उन्हें रूस से कोई पुख्ता सपोर्ट ना मिला इसको लेकर के, क्योंकि मिक्स को हम सब जानते हैं। इवन भारतीय वायुसेना जो इतनी बड़ी ऑपरेटर है वो भी इनकी सर्विसबिलिटी इशूज से काफी परेशान है, और अब यही चीजें बांग्लादेश की तरफ से भी फेस की जा रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और वो प्रोग्राम बिना अधर में लटके पूरा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं अब यही चीजें हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम घातक यूकैप और कावेरी इंजन पर सही लागू होती है। हम सब जानते हैं कि घातक यूकैप के लिए अभी भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल का इंतजार है, और हम सब ये भी जानते हैं कि कावेरी इंजन भी अभी फाइनल सर्टिफिकेशन को प्राप्त नहीं करा है। लेकिन इसमें चिंताजनक बात यह है कि अगर ये चीज़ सच है कि हमारा जो फूफा यानी कि घातक यूकैप प्रोग्राम है ये सीसीएस अप्रूवल को प्राप्त नहीं हुआ है, और हम ये भी अगर जानते हैं कि ड्राई कावेरी इंजन अभी भी अपने टेस्ट स्लॉट के लिए वेट कर रहा है रशिया में, तो निसंदेह अब यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए थोड़ी मुश्किल तो होने वाली हैं।
क्योंकि इन दोनों प्रोग्राम्स को फिलहाल पहले तो सीसीएस अप्रूवल का इंतजार है और दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा लूप क्रिएट हो गया है जिससे भारत कैसे निकलेगा, ये चीज़ें फिगर आउट करनी ज़रूरी है। घातक को लेकर हम ये तो जानते हैं कि इसको देसी B2 बॉम्बर की संज्ञा दे दी गई और भी इसे अलग-अलग उपमाओं से संबोधित किया जाता है, लेकिन जब तक सीसीएस अप्रूवल किसी प्रोग्राम को नहीं मिलता, उसकी आधिकारिक शुरुआत नहीं कही जा सकती। भले ही घातक के लिए जो स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेटर है इसको हमने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, लेकिन घातक इन सब की तुलना में एक बड़ा ड्रोन होने वाला है और निस्संदेह ये भारत की जो ड्रोन वॉरफेयर है इसको सुनिश्चित करेगा। और इस समय भारत के लिए दिक्कत का सबब ये है कि चाइना एक के बाद एक जो स्टेल्थ ड्रोन है उनको टेस्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन भारत का सिंगल प्रोग्राम बुरी तरीके से अभी फंसा हुआ है। रही बात कावेरी इंजन की, तो लास्ट अपडेट इसमें 2025 के मध्य में आई थी, जहां पर कहा गया था कि अभी भी तकरीबन 25 घंटे या उससे ज़्यादा की टेस्टिंग बाकी है, लेकिन ये टेस्टिंग अभी पूरी इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि जो स्लॉट है अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। जब टेस्ट स्लॉट अवेलेबल होंगे रूस में, तभी कावेरी ड्राई इंजन का आगे का टेस्ट जो है ये पूरा होगा और तभी वो सर्टिफिकेशन को प्राप्त करेगा। यानी हमारे दोनों महत्वपूर्ण प्रोग्राम इस समय अधर में लटके हैं, जिनके भविष्य को लेकर हम फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है राफेल डील को लेकर के। क्या भारतीय वायुसेना वाकई 114 राफेल फाइटर्स की तरफ जा रही है? अचानक सोशल मीडिया में ये बातें क्यों होने लगी है? देखिए, राफेल फाइटर्स की डील को लेकर हमेशा से जो चर्चा है भारत में, वो काफी गंभीर रही है और दावा तो यहाँ तक किया जाने लगा था पहले कि शायद फेज्ड मैनर में हम राफेल खरीदें। उसके बाद दावा ये आया कि शायद जो राफेल है वो हमें 90 की संख्या में देखने को मिले। लेकिन हाल ही में हमारे एक भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल हैं, जिनका नाम है एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर। इन्होंने यूरेशियन टाइम में अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इस समय डसॉल्ट एविएशन को एक क्लियर एडवांटेज है जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारतीय वायुसेना एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट को कंसीडर करके जो एक बार फिर से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है उनको फेस नहीं करना चाहती, और वो उन्हीं फाइटर को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं जो कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में उपलब्ध हो, और राफेल को इसमें क्लियर एडवांटेज है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर डसॉल्ट एविएशन के साथ जो निगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। भारत इस समय लो रिस्क जो अभी कह सकते हैं मूव है वो चलने वाला है, ताकि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी हो और इसके लिए ज़्यादा समय भी व्यतीत ना करना पड़े। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया में ये दावे के साथ कहा जाने लगा कि भारत राफेल पे ही जाएगा। देखिए, नेगोशिएशन का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि डील फाइनलाइज हो गई। यहाँ पर भारत रूस के साथ भी निगोशिएट कर रहा है और भारत जो है डसॉल्ट एविएशन के साथ भी निगोशिएट कर रहा है। अब जिसके निगोशिएशन या जिस पे निगोशिएशन के रिजल्ट अच्छे होंगे, जो प्लेटफॉर्म भारत की ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से पूरा करेगा, भारत उसी को चुनेगा। क्योंकि SU-57 के अपने एडवांटेजेस हैं, राफेल के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के यूएसपी अलग अलग है, और ये हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्हें तय करना है कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म की तरफ से जाना है। लेकिन सत्यता तो ये है कि शायद समय हमारे पास से निकलता जा रहा है। जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी वो अभी तक पेंडिंग है, और कोई बड़ी मेजर हमें डेवलपमेंट MRFA में देखने को नहीं मिली है, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।